नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा नमस्कार। और बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पर एक सबसे पहली जो भर्ती हुई थी टीटी पद्धति लागू होने के बाद, वो थी 2011 में 72,825 शिक्षक भर्ती। तो दोस्तों यहाँ पर जो चयन हुआ था वो टीटी के अंकों के आधार पर हुआ था। ये भर्ती भी अपने कुछ ऐतिहासिक घटनाक्रम के लिए लगातार याद की जाएगी और याद की जाती रही है। फिलहाल यहाँ पर एक सूची भी जारी की गई थी 12,091 चयनितों की। और ये जो सूची थी दोस्तों, इस पर लोग उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन कहा जाता है ना कि आशा से आकाश थमा है। इस पर कुछ याचिकाएं लंबित थी और काफ़ी लंबे समय के बाद, लगभग 12-13 सालों के बाद, अब ये जो सूची है 12,091 की, इसमें जो नाम शामिल हैं उनको न्याय मिला है। यानी कि दोस्तों इस सूची में जो अभ्यर्थी शामिल हैं उनके लिए आदेश आया है कि जनवरी में विज्ञापन जारी कराए और फरवरी में इनको नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद 22 से 25 जनवरी के बीच विज्ञापन निकालें और फिर 5 फरवरी के आसपास नियुक्ति पत्र और काउंसलिंग दोनों प्रक्रिया जो है पूरी करवाई जाए। तो पूरा जो घटनाक्रम फ्रेंड्स, उसके लिए यहाँ पर पूरी न्यूज़ को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। हालांकि इस पर वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दिया था और साथ ही साथ जो सूची है 12,091 की, इसे आप studyWithGyanPrakash.com पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दे रहा हूँ। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 2011 में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती में चयनित 12,091 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद को कहा कि वह सभी जिलों में 22 से 25 जनवरी के बीच विज्ञापन निकालें और 5 फरवरी के आसपास वाले सप्ताह में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करें। न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने विनय कुमार पांडे, राम प्रसाद विश्वकर्मा समेत कुल 30 याचिकाओं को एक साथ निस्तारित करते हुए ये आदेश दिया है। याचिकी दलीलों के मुताबिक उनका चयन 2011 में हो चुका है, लेकिन बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से इन्हें नियुक्ति पत्र आवंटित नहीं किया गया। याचियों ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली, जहां से मामला जो था वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया। हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए बेसिक शिक्षा परिषद से जवाब मांगा था। परिषद ने कहा कि याचीगण काउंसलिंग में उपस्थित नहीं हुए और इनके कट ऑफ अंक भी ऊपर नहीं आए। तो याचियों की ओर से अधिवक्ता R.K. ओझा, अशोक खरे, अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी, इंद्रेश दुबे आदि की ओर से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में परिषद ने नियुक्ति योग्य चयनित शिक्षकों की जो सूची प्रस्तुत की थी उसमें कट ऑफ अंक की कोई शर्त नहीं थी। बेसिक शिक्षा परिषद इस पर कोई ठोस जवाब नहीं दे सका। तो ये जो फैसला था दोस्तों, ये 9 जनवरी 2024 से सुरक्षित था और इसे जो है अब पब्लिश किया गया है 12 तारीख को। शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने 22 जनवरी से 25 जनवरी के बीच विज्ञापन निकालकर 5 फरवरी के आसपास कोई निश्चित तिथि तय कर काउंसलिंग कराने का आदेश दिया है। तो कोर्ट ने याचियों को इस आशय का हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है कि वह पूर्व की काउंसलिंग में हाजिर नहीं हुए थे। चयनित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग फीस के बतौर बेसिक शिक्षा परिषद के समक्ष 2,000 रुपये भी जमा करने के लिए कहा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो पूरा मैटर है आप समझ रहे होंगे। और ये जो 12,091 की लिस्ट है, तो इस लिस्ट में उन अभ्यर्थियों के नाम शामिल हैं जिन्होंने जिस जनपद में आवेदन किया था। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 72,825 में ऑफलाइन आवेदन करने थे और डाक के माध्यम से हर ज़िले में आपको भेजना था अपना डॉक्यूमेंट। तो जिस भी ज़िले में आपने आवेदन किया था, अगर उस ज़िले में जो कट ऑफ गई थी, अगर उससे ऊपर आपके अंक थे, तब आपका नाम इस सूची में शामिल किया गया है। कुल 12,091 लोगों के नाम ऐसे सामने आए थे। इस पर सूची जारी हुई थी और इस पर कुछ लोगों की नियुक्ति भी मिली थी, लगभग 300 समथिंग के आसपास। लेकिन बाकी जो लोग थे उनके लिए तो फिर कभी पता ही नहीं चला उनको कि ये काउंसलिंग कब हुई थी। फिर यही मामला जो है कोर्ट में गया और कोर्ट में जाने के बाद ये आदेश सामने आया है। तो प्रयागराज हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 72,825 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के मामले में महत्वपूर्ण निर्देश दिया है कि बचे हुए 12,091 पदों पर काउंसलिंग में विज्ञापन जारी किया जाए और काउंसलिंग का परिणाम फरवरी के अंतिम सप्ताह तक जारी कर दिया जाए। कोर्ट के इस आदेश से लगभग 12 वर्षों से चले आ रहे भर्ती विवाद का पटाक्षेप होने की उम्मीद है। आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने
सैकड़ों जो याची हैं, विनय कुमार पांडे, रामप्रसाद विश्वकर्मा समेत, तो तमाम याचिकाओं पर वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे, एडवोकेट अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी आदि को सुन कर दिया है। याची के अधिवक्ताओं का कहना था कि 72,825 सहायक अध्यापकों की भर्ती में कोर्ट के आदेश के परिणाम स्वरूप 66,655 पदों पर चयन हो गया है। चयनित अभ्यर्थियों ने कार्यभार भी ग्रहण कर लिया, लेकिन 12,091 पद अब भी शेष हैं। इन पर काउंसलिंग नहीं कराई गई और चयन की सीमा में आने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हो सकी। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस आशय का हलफनामा दे दिया कि उक्त 12,091 पदों पर काउंसलिंग कराई गई थी, लेकिन बहुत ही कम अभ्यर्थी काउंसलिंग में शामिल हुए। अभ्यर्थियों की ओर से कहा गया कि राज्य सरकार ने ऐसी कोई काउंसलिंग ही नहीं कराई और अथवा फिर उन्हें ऐसी किसी काउंसलिंग की जानकारी ही नहीं हो सकी। तो कोर्ट ने कहा कि आश्चर्यजनक है कि काउंसलिंग की जानकारी होने के बावजूद चयनित अभ्यर्थी काउंसलिंग में न शामिल होकर मुकदमे में लगे रहे, जबकि काउंसलिंग से संबंधित कोई तथ्य रिकॉर्ड पर नहीं है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद 12,091 पदों पर नए सिरे से काउंसलिंग के लिए विज्ञापन जारी करे और इस कैटेगरी में आने वाले उन अभ्यर्थियों को बुलाया जाए जो पूर्व में काउंसलिंग में शामिल नहीं हुए हैं। काउंसलिंग 5 फरवरी 2024 से शुरू होने वाले सप्ताह में कराई है। इस आशय का विज्ञापन 3 प्रमुख समाचार पत्रों में 22 और 25 जनवरी को प्रकाशित कराया जाए। यह समाचार पत्र ऐसे होने चाहिए जिनका प्रत्येक जिले में प्रसारण हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो अभ्यर्थी पूर्व की काउंसलिंग में शामिल नहीं हुए हैं और 12,091 पदों की सूची में शामिल हैं, वे काउंसलिंग में शामिल हो सकेंगे। उन्हें इस आशय का हलफनामा भी देना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये पूरा जो मामला है आप समझ पा रहे होंगे। परिषदीय स्कूलों में 72,825 सहायक अध्यापक की भर्ती का विज्ञापन ये 30 नवंबर 2011 को जारी किया गया था। बाद में राज्य सरकार ने विज्ञापन को रद्द करते हुए नए सिरे से प्रक्रिया शुरू की थी। मामला न्यायालय में चला गया। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक दर्जनों याचिकाएं दाखिल की गईं। कोर्ट ने राज्य सरकार का विज्ञापन रद्द करने का निर्णय खारिज कर दिया था। तो फिलहाल ये एक बहुत ही पुरानी कहानी है जो कि अब फिर से सामने आ रही है। इसलिए कहा जाता है कि इतिहास अपने आप को दोहराता जरूर है। CTET की परीक्षा जो कि हो रही है 21 जनवरी को, तो इसके लिए जो एडमिट कार्ड हैं जारी कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी जो है उसे ctet.nhc.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। UPPSC के लिए 2024 में जितनी भी परीक्षाएं होनी हैं उसके लिए जो एग्ज़ाम शेड्यूल है, एग्ज़ाम कैलेंडर है, जारी कर दिया गया है। इसमें समीक्षा अधिकारी की जो परीक्षा हो रही है प्रारंभिक वाली, वो 11 फरवरी को है और साथ ही साथ दोस्तों जो मुख्य परीक्षा हो रही है वो 28 जुलाई को है। PCS की परीक्षा जो है ये 17 मार्च को होगी। PCS की मुख्य परीक्षा RO से पहले 7 जुलाई से हो रही है। इसके अलावा अन्य कई सारी भर्तियां हैं, लेकिन बहुत सारे डेट्स इसमें रिजर्व रखे गए हैं। जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे, प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज की स्क्रीनिंग परीक्षा से संबंधित प्रस्तावित नियमावली के शासन द्वारा प्रख्यापित किए जाने के बाद आरक्षित तिथि परीक्षा होगी। तो प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज के लिए भी भर्ती होगी। प्रवक्ता GIC, LT ग्रेड शिक्षक, खंड शिक्षा अधिकारी, ये जो कुछ पद हैं इस पर समकक्ष अर्हता निर्धारित होने के बाद परीक्षा तिथि घोषित की जाएगी। मतलब जो रिजर्व डेट हैं वो इन्हीं परीक्षाओं के लिए रिजर्व किए गए हैं। मतलब ये है कि संभावना बन रही है कि 2024 में आपको LT ग्रेड, खंड शिक्षा अधिकारी और GIC और कुछ अन्य शिक्षक भर्तियां भी देखने को मिल सकती हैं जो कि कैलेंडर में शामिल नहीं हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में आपको जानकारी ज़्यादातर जो है अखबारों में मिल जाएगी और पूरा जो कैलेंडर है वो मैंने शेयर कर दिया है आपके टेलीग्राम चैनल पर, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर, और studyvidgyanprakash.com पर भी जाकर आप चेक कर सकते हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा की ड्यूटी से बाहर हो सकते तदर्थ शिक्षक। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जो परीक्षाएं शुरू हो रही हैं तो उसमें किसका मतलब ड्यूटी लगेगी, कहाँ पर लगेगी, तो इसके लिए डेटा अपडेट किया जा रहा है। फिलहाल इस प्रक्रिया में तदर्थ शिक्षकों की ड्यूटी लगाए जाने को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि कुछ तदर्थ शिक्षकों की सेवा अदालती सुनवाई में है। तो बोर्ड परीक्षा तैयारी की वर्चुअल बैठक में एक जिला विद्यालय निरीक्षक के प्रश्न पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने तदर्थ शिक्षकों की ड्यूटी न लगाने के संकेत दिए हैं। हालांकि इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, देखते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि जीवन यापन के लिए शिक्षा मित्रों का मानदेय अपर्याप्त, ऐसा कहा है हाई कोर्ट ने। तो राज्य सरकार को उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर मानदेय बढ़ाने पर विचार करने का निर्देश हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों को दिए जा रहे मानदेय को जीवन यापन के लिए अपर्याप्त माना है। कोर्ट ने मानदेय की धनराशि को देश के वित्तीय इंडेक्स के अनुसार जीवन यापन के लिए जरूरी धन से काफ़ी कम माना है। कोर्ट ने राज्य सरकार को शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाने पर विचार कर
निर्णय लेने के लिए 4 सप्ताह में उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने उम्मीद जताई है कि उच्च स्तरीय कमेटी अगले 3 महीने में सहानुभूतिपूर्वक विचार कर नियमानुसार शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाने पर उचित निर्णय लेगी। न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने जितेंद्र कुमार भारती सहित 10 याचिकाओं को निस्तारित करते हुए ये आदेश दिया है। हालांकि कोर्ट ने समान कार्य समान वेतन की मांग को इनकार कर दिया है, लेकिन यह जरूर कहा है कि इतना मानदेय दिया जाना चाहिए ताकि महंगाई को देखते हुए गरिमामय जीवन यापन हो सके। याचिगण की तरफ से अधिवक्ता सत्येंद्र कुमार त्रिपाठी ने बहस की। उन्होंने कहा कि शिक्षा मित्र विभिन्न स्कूलों में पिछले 18 वर्ष से सहायक अध्यापक की तरह पढ़ा रहे हैं और उन्हें काफ़ी कम मानदेय 10,000 रुपये महीना मिल रहा है। समान कार्य समान वेतन के स्थापित विधि सिद्धांत के तहत नियमित सहायक अध्यापक को मिल रहा न्यूनतम वेतन मान दिया जाए अथवा मानदेय का पुनरीक्षण कर उसे बढ़ाया जाना चाहिए। राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि याचिगण संविदा पर कार्यरत हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे लोगों को समान कार्य समान वेतन देने से अपने फैसले में इनकार किया है। कोर्ट ने कहा कि शिक्षा मित्र संविदा पर कार्यरत हैं। कोर्ट यह तय नहीं कर सकती कि उन्हें समान कार्य समान वेतन का लाभ दिया जाए। यह तय करना विशेषज्ञ प्राधिकारी का काम है। याचिगण सरकार से संपर्क करें। उनकी मांग पर विचार के लिए कोर्ट ने उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने का निर्देश दे दिया है। तो यहाँ पर फिलहाल वही न्यूज़ है और ये अलग अलग अखबारों में जो न्यूज़ आती है तो जो ज़्यादा सारगर्भित होती है वही मैं आपके सामने रखता हूँ। फिलहाल दोस्तों जो शिक्षा मित्र हैं वो 10,000 रुपये का मानदेय पा रहे हैं और ये मानदेय उन्हें 11 महीने ही मिलता है। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो 1,10,000 रुपये उनको मिलते हैं पूरे साल में, जिसमें जीवन यापन उन्हें करना पड़ता है। 10वीं से ऊपर जो विद्यार्थी हैं वो 18 जनवरी तक अपना वजीफे के लिए आवेदन कर सकते हैं। समाज कल्याण विभाग ने संशोधित समय सारणी जारी कर दी है। पहले ये तिथि लास्ट डेट जो थी वो 10 जनवरी थी, अब इसे 18 तक बढ़ा दिया गया है। और दोस्तों अब सर्दी का जो सितम है वो जारी है। आपके यहाँ तापमान कितना है कमेंट करिएगा। फिलहाल तो दिल्ली में 5 साल की सबसे सर्द सुबह है और यूपी में कानपुर भी 4 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है और दिल्ली में तापमान 3.9 डिग्री तक पहुंच गया। 200 ट्रेनें लेट हैं दिल्ली में और कई सारे उड़ानें भी, लगभग 500 उड़ानें जो हैं वो प्रभावित हुई हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा अपने आप को भी बचाइए, अपने परिवार को भी बचाइए और इस सर्दी में घर में रहते हुए भी जितने भी ज़रूरी काम हैं उनको निपटाइए। अध्ययन के लिए सबसे मुफीद समय है। आप आराम से बैठ के कपड़े वपड़े पहन के अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। 11 फरवरी को आपकी RO की परीक्षा भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और शेयर करते करें दोस्तों, क्योंकि मुझे आपसे बहुत उम्मीद रहती है कि लाइक और शेयर आप करेंगे, लेकिन बहुत कम लाइक्स बहुत कम शेयर आते हैं। थैंक यू।